चैप्टर 21 एपिसोड 21। वही समर की बात सुनकर अब सितारा के दिमाग की बत्ती जलती है और वो खुश हो जाती है। वही मानस कार्तिक की तरफ देखते हुए बोलता है, कार्तिक उन्हें फोन करके ये सब बता दो, उनका सावधान होना जरूरी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इसे थोड़ा सा भी शक नहीं होना चाहिए। वही अपने भाई की बात सुनकर कार्तिक तुरंत किसी को कॉल लगा देता है। वही थोड़ी देर बाद कॉल रिसीव होती ही कार्तिक बोलता है, प्रणाम बड़े बाबा। वही ये सुन फोन के दूसरे साइड से भी एक भारी आवाज आती है, आयुष्मान भव। तो आज इतने समय बाद कैसे याद किया आपने हमें? अब आगे। वही कार्तिक बोलता है, बड़े बाबा हमारा दुश्मन हमारे आसपास ही है। वही दूसरे तरफ से किसी आदमी की आवाज आती है जो भारी थी। वो बोलते हैं, कौन है वो जो हमारे खिलाफ जा रहा है और हमारे ही परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? ये सुन कार्तिक बोलता है, वो तो नहीं पता बड़े बाबा, लेकिन उसके वहां होने का सबूत मिला है, आपको सावधान रहने की जरूरत है। वही बड़े बाबा बोलते हैं, ठीक है, हम सावधान रहेंगे और अपने आदमियों को भी सचेत कर देंगे। वही थोड़ी देर बात करने के बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। वही रात में सहगल मैंशन में चारों तरफ सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में सो रहे थे। तभी अंधेरे में एक परछाई एक कमरे से बाहर निकलती है और वो चारों तरफ अपनी नजरें घूमता है। जब उसे दिखता है कि आसपास कोई नहीं है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। फाइनली वो एक कमरे के पास आकर रुकता है। एक बार वो फिर से अपने आसपास चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाता है, फिर धीरे से कमरे का गेट खोल अंदर जाता है। कमरे में भी अंधेरा था, बस बेड के पास लैंप जल रहा था जिससे बेड पर लेटी हुई अनामिका का चेहरा साफ दिख रहा था। वही वो इंसान धीरे से अनामिका के पास आता है और फिर अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकालता है और उसमें कोई लिक्विड डालकर अनामिका के हाथों में इंजेक्ट कर देता है। वही अनामिका को धीरे से चींटी काटती है जिससे वो उस जगह खुजलाने लगती है। वही वो इंसान छुप जाता है क्योंकि उसे लगा था कि अनामिका जगने वाली है, लेकिन जब उसे लगता है कि अनामिका नहीं उठ रही है तो वो वापस से आराम से कमरे से चला जाता है। अगली सुबह सब सहगल मैंशन में सब डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे, बस आदित्य और दक्ष को छोड़कर। वही ईवा का पैर भी बहुत हद तक ठीक हो गया था। वही वो सब अभी बैठे ही थे कि तभी वहां आदित्य दक्ष के साथ उनके पास आता है और बैठ जाता है। वही आदित्य अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाता है, उसे वहां अनामिका नहीं दिखती है, इसलिए वो पूछ ही लेता है, डॉल कहाँ है? वही नितिन भी बोलता है, हाँ भाई, मैंने भी आरू को सुबह से नहीं देखा, 1 मिनट में उसे देखकर आता हूँ। वही ये बोल वो अभी अपनी जगह से उठ ही रहा था कि तभी उसे सामने से अनामिका आती हुई नजर आती है। उसे देख वो बोलता है, अरे वो रही आरू, जिससे सबका ध्यान अनामिका की तरफ चला जाता है जहां अनामिका किसी डॉल की तरह लग रही थी। उसने ब्लू कुर्ता और प्लाजो पहना हुआ था, देखने में वो बहुत सुंदर लग रही थी। वही अनामिका को देखकर ईवा की आंखों में नफरत उतर आती है और उसकी हाथों की मुट्ठियां बन जाती है। वही अनामिका सबके साथ आकर बैठ जाती है, फिर सबको ग्रीट करती है। वही नितिन अनामिका की तारीफ करते हुए बोलता है, वाह, आज तो मेरी सीस बहुत सुंदर लग रही है, क्या बात है, आज तुम कहीं जा रही हो क्या? वही ये सुन अनामिका बोलती है, भाई वो अब मुझे ठीक लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि अब कॉलेज जाना चाहिए मुझे। उसने अभी इतना ही बोला था कि तभी आदित्य थोड़ी रूड आवाज में अनामिका से बोलता है, डॉल मैंने बोला था ना कि आज डॉक्टर तुम्हें चेक करने आने वाले हैं फिर? वही ये सुन अनामिका बोलती है, लेकिन मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, मुझे बाहर जाना है। वही नितिन उसकी बात सुनकर बोलता है, यार आरू, बात तो तू सही बोल रही है, तो क्यों ना आज हम सब कहीं घूमने चलते हैं पार्क में? वही सभी इस बात में हाँ मिलाते हैं, लेकिन आदित्य बोलता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आज डॉल को डॉक्टर्स चेक करने आने वाले हैं। वही ये सुन सबको समझ नहीं आता है वो क्या बोले, लेकिन तभी करण सबको आइडिया देते हुए बोलता है, तो हम ऐसा करते हैं ना, पहले डॉक्टर्स को बुलाकर आरू का चेकअप करवा लेते हैं, फिर हम चले जाएंगे, ये कैसा है? वही सबको करण की बात ठीक लगती है, इसलिए आदित्य बोलता है, ठीक है करण, तुम डॉक्टर को कॉल करके अभी बुला लो। ये सुन करण हाँ बोलता है और सब नाश्ता करके हॉल में बैठकर ही बात करने लगते हैं। वही दक्ष को तो जब से अपने पापा मिले थे तब से वो उससे चिपका हुआ था। वही सबके चेहरे पर मुस्कान थी उसकी वजह से, लेकिन ईवा उससे भी चिढ़ी हुई थी। वो खुद से बोलती है, पहले ही ये अनामिका क्या कम थी जो अब ये बच्चा भी जब देखो आदित्य से चिपका रहता है और पापा पापा कहता रहता है। एक तो इस बच्चे के बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा है, कैसे पता करूं ये बच्चा है किसका? वो अभी यही सोच ही रही थी कि तभी श्लोक ईवा से बोलता है, ईवा अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, कल हम तुम्हारी चोट की वजह से नहीं जा पाए थे।
वही ईवा ये सुनकर परेशान हो जाती है, वो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो अपने भाई को मनाते हुए बोलती है, भाई क्यों ना हम भी आज पिकनिक पर चले, मैंने बहुत टाइम से ऐसा फैमिली टाइम एंजॉय नहीं किया है। वही ये सुन श्लोक मना करना चाहता था क्योंकि वो उनका फैमिली टाइम था, लेकिन वो अभी कुछ बोल पाता उससे पहले ही कांति दादी भी बोल पड़ती है, हाँ बेटा आप दोनों भी क्यों नहीं रुक जाते हो, बच्ची भी थोड़ा घुल मिल लेगी। अब श्लोक दादी को मना ही नहीं कर पाता है, तभी वहां एक सर्वेंट आता है और बोलता है बाहर डॉक्टर आए हैं, क्या हम उन्हें अंदर भेज दें। वही ये सुन आदित्य तुरंत डॉक्टर को अंदर आने को बोलते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर की एक टीम वहां आ जाती है जिसे सिर्फ अनामिका के लिए ही आदित्य ने हायर किया था। वही डॉक्टर अंदर आते ही आदित्य को पहले ग्रीट करते हैं। वही आदित्य उन्हें देखते हुए बोलता है, तो आप जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो करिए। ये बोल वो अनामिका की तरफ देखता है तो अनामिका गहरी सांस लेकर अपनी जगह से खड़ी होती है। वही इतने सारे डॉक्टर्स को देखकर दक्ष आदित्य से बोलता है, पापा इतने सारे डॉक्टर क्यों आए हैं, क्या वो एंजल को इंजी लगाएंगे, लेकिन उसमें बहुत दर्द होता है, मुझे भी जब इंजी लगती थी तो मुझे बहुत रोना आता है। वही ये सुन आदित्य उसे प्यार से समझते हुए बोलता है, बेबी आपकी एंजल को ट्रीटमेंट की जरूरत है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। वही ये सुन दक्ष सैद तो था लेकिन फिर कुछ नहीं बोलता है। वही आदित्य दक्ष को नितिन को दे देता है और अनामिका के साथ ऊपर उसके कमरे में लेकर चला जाता है। वही डॉक्टर्स अनामिका को ट्रीट करने लगते हैं। ट्रीट करते वक्त डॉक्टर्स को कुछ गड़बड़ लगती है, वो लोग अनामिका का ब्लड ले लेते हैं वापस से चेक करने के लिए, फिर वो एक एंटीडोट से अनामिका पर इंजेक्ट कर देते हैं। वही अनामिका को समझ नहीं आता है कि जब उसकी चोट फिजिकली है तो उसके ब्लड को क्यों लिया जा रहा है, लेकिन वो सवाल नहीं करती है, चुपचाप वो जो कर रहे थे करने दे रहे थे। वही आदित्य जो हर कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, उसने डॉक्टर्स के चेहरे पर जो बनते बिगड़ते भाव थे हर चीज ऑब्जर्व करी थी, उसे समझ आ गया था कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अनामिका के सामने उसने कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। वही थोड़ी देर ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर्स वहां से चले जाते हैं। वही अनामिका जब उन्हें जाते देखती है तो आदित्य से खुश होते हुए बोलती है, मिस्टर सिन्हा अब हम चले घूमने, अब तो डॉक्टर्स ने मुझे चेक भी कर लिया है। वही ये देख आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अनामिका के पास जाकर बोलता है, वो तो ठीक है लेकिन तुम्हें नहीं लगता है मुझे मिस्टर सिन्हा की जगह तुम्हें मुझे कुछ और कहना चाहिए। वही अनामिका ने उसके करीब आने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसका ध्यान तो आदित्य की बातों पर ही था, इसलिए वो आदित्य से पूछती है, और ऐसा क्यों। वही आदित्य उसके पास बैठते हुए बोलता है, हम लेकिन क्या मैं तुम्हें बुरा दिखता हूँ। वही अनामिका तुरंत ही बोल पड़ती है, तो आप मुझे से तो बड़े ही हो ना। वही अनामिका की बात सुनकर आदित्य उसे घूरने लगता है, फिर उसके दिमाग में कुछ सोचता है और वो फिर शरारती तरीके से अपने हाथ से अनामिका की कमर पकड़ लेता है और खुद से सटा लेता है और बोलता है, हम तो तुम्हें मैं बुढ़ा लगता हूँ तो क्यों ना मैं तुम्हें प्रूव करूँ कि मैं कितना यंग हूँ अभी। वही अनामिका तो आदित्य की इतनी करीबी से सिहर रही थी। वही आदित्य जब अनामिका पर खुद का इतना असर देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वही आदित्य अपनी उंगली से उसकी नाक को पोक करते हुए बोलता है, तो क्यों ना तुम मुझे आदित्य या फिर आदि कहकर बुलाओ। वही अनामिका की तो आंखें बंद हो गई थी आदित्य की करीबी से। वही आदित्य अपनी गर्म सांस उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोलता है, बोलो ना डॉल। वही अनामिका को तो लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से आदित्य के कंट्रोल में है, वो आदित्य को खुद से अलग करना चाहती थी लेकिन जैसे उसका खुद पर बस ही नहीं था। वही आदित्य बड़े प्यार से वापस बोलता है, डॉल बोलो ना आदि, आई वांट टू हियर आदि फ्रॉम यू। वही अनामिका लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोलती है, आदि। वही आदित्य के चेहरे पर लंबी मुस्कान आ जाती है। वही वो अभी कुछ और भी बोलना चाहता था, तभी उनके कानों में नितिन की आवाज पड़ती है जो उसे ही बुलाने आया था। जब उसने उन्हें बहुत टाइम से नीचे नहीं आता दिखा तो वो खुद ऊपर आ जाता है दक्ष को लेकर, लेकिन जैसे ही वो अनामिका के कमरे के गेट तक पहुंचता है तो देखता है कि उसका भाई और आरू बहुत क्लोज थे। ये देखकर तो उसकी आंखें ही बाहर निकलने को तैयार थी, लेकिन जैसे तैसे को खुद को संभालता है और तेज आवाज में बोलता है, भाई आरू चलो ना हम लेट हो रहे हैं। वही नितिन की आवाज सुन अनामिका को जैसे होश आता है और वो तुरंत आदित्य से अलग हो जाती है। वही आदित्य को अनामिका का खुद से ऐसे दूर जाना अच्छा नहीं लगता है, उसे अपने भाई पर गुस्सा भी आता है क्योंकि उसने उसका इतना अच्छा मोमेंट बर्बाद कर दिया था। वही आदित्य भी वहां से खड़ा होता है और अनामिका से थोड़ा दूर हो जाता है। वही गेट पर उसे नितिन दक्ष के साथ खड़ा दिखाई देता है। वही दक्ष बोलता है, पापा एंजल चलो ना हम लेट हो जाएंगे, मुझे घूमना है, मस्ती करना है।
वही ये सुन आदित्य उसके पास आता है और उसे गोद में लेकर बोलता है, चलो आज पापा और बेबी बहुत गेम खेल गए। वही दक्ष ये करके खुशी में चिल्लाने लगता है। वही थोड़ी देर बाद वो लोग वहां से निकलकर अम्यूजमेंट पार्क आ जाते हैं। वही बाकी सब तो खुशी में झूम रहे थे, बस ईवा को छोड़कर, क्योंकि आदित्य, अनामिका और दक्ष हर वक्त साथ साथ थे और एक कंप्लीट फैमिली लग रहे थे। वही दूसरी तरफ मायरा भी अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ इसी पार्क में आई थी, लेकिन उसका ध्यान अभी तक अनामिका पर नहीं गया था। वही मायरा तो यहाँ अपना मूड लाइट करने के लिए यहाँ आई थी और वो अपने इसी बॉयफ्रेंड के घर पर ही रह रही थी। वही अनामिका नितिन तो साथ साथ बहुत सारी राइड्स कर रहे थे। वही आदित्य को नितिन और अनामिका को साथ साथ देख बहुत जलन हो रही थी। वही करण तो बेताल बनकर आदित्य का साथ ही नहीं छोड़ रहा था। वही ईवा भी आदित्य के क्लोज आने की कोशिश कर रही थी और ये सब श्लोक देख रहा था। वो अपनी बहन को रोकना चाहता था, लेकिन ईवा अब उसके कंट्रोल में नहीं थी। उसके दिमाग में बस जैसे आदित्य को पाने का भूत चढ़ा हुआ था। वही दक्ष आदित्य के साथ एंजॉय कर रहा था, लेकिन ईवा की वजह से चिढ़ भी रहा था। उसे ईवा का ऐसे अपने पापा के क्लोज आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वही दूसरी तरफ अनामिका और नितिन रोलर कोस्टर में बैठे हुए थे। वही अनामिका खुश लग रही थी, लेकिन वही नितिन की तो हालात खराब थी। वो डर की वजह से चिल्ला रहा था। वही थोड़ी देर बाद वो दोनों राइड से बाहर आते हैं तो अनामिका नितिन को संभाल रही और उस पर हंस भी रही थी। वही अभी तो नितिन को अनामिका का खुद पर हंसने से बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो खुद को संभालने में ही बिजी था। वही अनामिका उससे लेकर सामने सामने आती है तो सब उसकी हालत पर हंसते हैं और करण तो उसके मजे लेते हुए बोलता है, वाह, कोई तो कह रहा था कि उसे राइड से डर नहीं लगता है, अब देखो उसकी हालत कैसी है। वही ये सुनकर तो नितिन का मुंह ही बन गया था। वो बोलता है, भाई उड़ लो मेरा मजाक, जब आप इस चुड़ैल के साथ जाओगे ना राइड पर तब पता चलेगा। वही ये सब मस्ती मजाक करने में लगे हुए थे। वही उनसे थोड़ी दूर कोई गुस्से और नफरत से अनामिका को देख रही था। ये कोई और नहीं मायरा ही थी। जब उसने अनामिका को इतना खुश देखा तो ये देखकर तो उसके सीने पर सांप लौट रहे थे। वही मायरा अनामिका की फोटो क्लिक करके किसी को सेंड कर देती है। वही गुस्से में खुद से बोलती है, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम यहाँ खुशी से घूम रही हो, अब देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये बोल मायरा अपनी लाल आंखों से उससे घूरने लगती है। वही श्लोक भी उन लोग के साथ ही था कि तभी उसका फोन बजने लगता है। वो अपना फोन देखता है तो उसमें इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा था। ये देख वो अपने फोन को देखते हुए वहां से थोड़ी दूर जाने लगता है। वो जा ही रहा था कि तभी वो किसी से टकरा जाता है और उन दोनों का बैलेंस बिगाड़ जाता है और दोनों गिर जाते हैं। तो क्या करने वाली है मायरा अब, और कौन टकराया था श्लोक से, वही क्या आ रहे हैं आदित्य और अनामिका क्लोज, क्या अनामिका के दिल में भी है कुछ। 22 एपिसोड 22। वही गुस्से में खुद से बोलती है, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम यहाँ खुशी से घूम रही हो, अब देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये बोल मायरा अपनी लाल आंखों से उससे घूरने लगती है। वही श्लोक भी उन लोग के साथ ही था कि तभी उसका फोन बजने लगता है। वो अपना फोन देखता है तो उसमें इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा था। ये देख वो अपने फोन को देखते हुए वहां से थोड़ी दूर जाने लगता है। वो जा ही रहा था कि तभी वो किसी से टकरा जाता है और उन दोनों का बैलेंस बिगाड़ जाता है और दोनों गिर जाते हैं। अब आगे वही गिरते ही दोनों की चीख निकल जाती है, जिससे सब घर वालों का ध्यान उन पर चला जाता है और सब तुरंत उनके पास आते हैं। वही उन सब से बेखबर श्लोक अपने नीचे लेटी हुई लड़की को देख रहा था जिसकी आंखें बंद थी। श्लोक तो एकटक अपने नीचे लेटी हुई लड़की को देख रहा था जिसके फीचर्स बहुत अच्छे लग रहे थे। श्लोक तो अपने आसपास क्या हो रहा है उसे मतलब ही नहीं था। वही जब उस लड़की को लगता है कि उससे चोट नहीं लगी है तो वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने एक हैंडसम लड़का था। एक मिनट तो वो उसमें खो जाती है, लेकिन फिर जब उसका ध्यान अपने आसपास जाता है तो वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी होने के बारे में सोचती है, लेकिन श्लोक का तो मूड ही नहीं था उठने का। वही अब उस लड़की को श्लोक से झुंझलाहट हो रही थी, इसलिए वो चिढ़ते हुए बोलती है, अब घूरना हो गया हो तो क्या आप उठने का कष्ट करेंगे, वो क्या है ना मेरे पास पूरा दिन नहीं है। वही श्लोक जैसे ही उस लड़की की बात सुनता है तो झेप जाता है और तुरंत खड़ा होता है। वही श्लोक के खड़ा होते ही वो लड़की भी खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े झड़ते हुए श्लोक को सुनाते हुए बोलती है, रोड पर चलने से पहले आपको आपका ध्यान रोड पर रखना होता है, ना कि फोन पर। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे आपको अपनी सेफ्टी का तो ध्यान नहीं था, लेकिन दूसरों के बारे में भी तो सोचना चाहिए, अगर अभी कुछ मेजर हो जाता तो। वही श्लोक जो अब तक उसकी ब्यूटी को निहार रहा था लेकिन अब उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए बोलता है, ओ हेलो, अगर मेरा ध्यान फोन पर था तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तुम तो सारा ब्लेम मुझ पर ही डाल रही हो। मानता हूँ मेरी गलती है लेकिन तुम्हारी भी है।
वही वो लड़की अभी और लड़ना चाहती थी, लेकिन तभी उसके कान में दो लोगों की आवाज पड़ती थी। वो बोलते हैं, मिष्टी तुम यहाँ। वही अपना नाम सुनकर उस लड़की का ध्यान वहां चला जाता है। वहां अनामिका और नितिन दिखाई देते हैं। वही उन दोनों को देखकर मिष्टी उनके पास जाकर दोनों पर भरते हुए बोलती है, तुम दोनों यहाँ, पता है तुम इतने दिन से कॉलेज नहीं आ रहे हो तो मैं कितना बोर हो रही थी। सही में तुम दोनों कितने बुरे हो, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे तुम। वही वो मिष्टी आगे अभी कुछ बोलती उससे पहले ही अनामिका और नितिन उसे शांत कराते हुए बोलते हैं, अरे तू एक मिनट चुप तो हो जा, फिर हम कुछ बताएंगे ना। वही पूरी फैमिली ये ड्रामा देख रही थी, इसलिए अनामिका मिष्टी से बोलती है, मिष्टी ये जगह ठीक नहीं बात करने लायक, इसलिए हमें कहीं बैठकर खाना खाना चाहिए और वही हम बात कर लेंगे। वही खाने का नाम सुनते ही दक्ष तुरंत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोलता है, खाना हम, मुझे भी भूख लगी है, मुझे पिज्जा खाना है। ये बोल वो अपनी जीभ फेरता है होठों पर। वही उसकी हरकत पर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही उसे देख मिष्टी बोलती है, यार ये कितना क्यूट है ना। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी दक्ष के पास भी जा सके, क्योंकि वो आदित्य की गोद में थी और उसे आदित्य से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि आदित्य का ऑरा था ही बहुत खतरनाक था। वही वो वहां से निकलकर पास के रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते भर आदित्य की नजर मिरर पर ही थी, क्योंकि कुछ लोग उसकी कार का पीछा कर रहे थे। लेकिन उसे समझ नहीं आता है ये लोग हैं कौन, क्योंकि कार ब्लैक कलर की थी और विंडो भी ब्लैक थी। इसलिए उसने तुरंत अपना फोन उठाकर किसी को कुछ मैसेज कर दिया। तभी वो देखता है कि उसकी कार के पीछे जो कार आ रही थी उसको दो कार आकर ओवरटेक करती है और थोड़ी देर बाद वो तीनों कार वहां से गायब थी। ये देख आदित्य के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। वो खुद से मन में बोलता है, तो खेलो जीतने खेल, तुम्हें मेरे साथ खेलना है, लेकिन इस खेल का खिलाड़ी मैं हूँ। वही थोड़ी देर बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में थे और अपने लिए ऑर्डर कर रहे थे। वही सब खुश थे। वही ऑर्डर करने के बाद कांति दादी अनामिका से बोलती है, बेटा आपने तो अपनी दोस्त से मिलाया ही नहीं। वही तब जाकर अनामिका को याद आता है, इसलिए वो सबको मिष्टी से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है, हाँ दादी ये हमारी दोस्त है, हमारे साथ कॉलेज में ही पढ़ती है, इसका नाम मिष्टी शर्मा है। वही मिष्टी भी सबसे मिलवाती है और बोलती है, और मिष्टी ये मेरी फैमिली। वही मिष्टी को तो समझ ही नहीं आता है कि ये अनामिका की फैमिली कैसे हो सकती है। वही मिष्टी तो थी ही मुंह फट, इसलिए वो बोल ही देती है, लेकिन मिष्टी ये तुम्हारी फैमिली कैसे हो सकती है, मायरा ने तो कॉलेज में बताया था कि वो तुम्हारी बहन है, फिर ये लोग। वही मिष्टी की बात सुनकर अनामिका का चेहरा उतर जाता है। वही ये देख किसी को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए स्वाति जी बात टालते हुए बोलती है, अरे बेटा अब क्या तुम सब बातों में लग गए हो, चलो खाना खाते हैं। लेकिन वही अब अनामिका को बहुत अजीब सा लग रहा था, उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उससे लग रहा था कि जैसे अब उसका दिल बाहर ही आने को तैयार है, वही उससे रहा ही नहीं जाता है। इसलिए अनामिका अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। वही उसे ऐसे खड़े देख सब कन्फ्यूजन में उसे देखते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके वो खुद को संभालती है और सबसे बोलती है, वो मुझे रेस्ट रूम जाना है। ये बोल वो वहां से चली जाती है। वही सबको अनामिका का ऐसा बिहेवियर अजीब लगा, लेकिन किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आदित्य जो अपनी डॉल की हर हरकत पर नजर रखता था, वो कैसे नहीं समझता अपनी डॉल की बेचैनी। वो भी उसके पास जाना चाहता था, लेकिन अभी उसकी गोद में दक्ष था जो उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वही दक्ष तो मजे में पिज्जा खा रहा था। वही अनामिका उस प्राइवेट रूम से निकलकर रेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाती है। वो अभी रेस्ट रूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसका ध्यान एक रेस्ट रूम पर जाता है जिसका आधा गेट खुला हुआ था। वही अनामिका का ध्यान जैसे ही उन लोगों पर जाता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वही अनामिका थोड़ी देर उन्हें देखती है और वहां से भागकर रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है। वो रोड पर भाग रही थी, उससे किस बात का होश ही नहीं था। वो भागते भागते एकदम से गिर जाती है, उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो वैसे ही गिरी हुई खुद से बोलती है, मैं सही में बहुत बदकिस्मत हूँ, आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती थी मेरी, क्या ये मेरी गलती थी कि मेरा जन्म सहगल फैमिली में हुआ। हमेशा से ही बचपन से ही मुझे सिर्फ नफरत ही मिली, क्या मैं सिर्फ नफरत ही डिजर्व करती हूँ, क्या मेरी जिंदगी में किसी का भी प्यार नहीं लिखा है। इसके साथ वो रोड में ही खुद को समेट के बैठे हुए रोने लगती है। वही आसपास वाले लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन सब उसे इग्नोर करके जा रहे थे। वही अनामिका हिम्मत इकट्ठा करके जैसे तैसे अपनी जगह से खड़ी होती है और बिना किसी मंजिल के चले जा रही थी, लेकिन कहाँ इस बात का उसे कोई आइडिया नहीं है। वही दूसरी तरफ सब लोगों का डिनर हो गया था, लेकिन अभी तक अनामिका नहीं आई थी। सब इस बात से परेशान थे।
तभी नरेश जी नितिन से बोलते हैं, नितिन जाओ जाकर देखकर आओ, आरू अभी तक क्यों नहीं आए हैं, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था, इतनी देर कहाँ लग गई उसे। वहीं नितिन भी परेशान था, वो तो जाने ही वाला था आरू को देखने के लिए, लेकिन तभी आदित्य नितिन को रोकते हुए बोलता है, तुम यही रुको, मैं डॉल को देखकर आता हूँ। ये बोल वो दक्ष को उसे दे देता है और वहां से रेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। लेकिन रेस्ट रूम के सामने पहुंचने के बाद उसे समझे में नहीं आता है कि वो अंदर जाए तो कैसे, लेकिन जब थोड़ी देर वेट करने के बाद उससे रहा नहीं जाता है तो वो बिना ज्यादा सोचे सीधे वॉशरूम में घुस जाता है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता है। अब आदित्य को घबराहट हो रही थी, इसलिए वो तुरंत अपना फोन निकालता है और इस रेस्टोरेंट के मैनेजर को कॉल करता है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट आदित्य का ही था। वही जैसे ही मैनेजर कॉल रिसीव करता है तो सामने से आदित्य बिना सामने वाले की बात सुने सीधा बोलता है, मुझे अभी के अभी सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है, मैं सीधे कंट्रोल रूम में आ रहा हूं, तुम मुझे वहीं मिलो। ये बोल वो कॉल कट कर देता है और सीधा वहां से कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ जाता है। इस वक्त आदित्य का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था, उसके आसपास से बहुत खतरनाक ऑरा निकल रहा था। वो फिर अपना फोन निकलकर करण को कॉल करता है, वही करण जो सबके साथ बैठा था, वहां बैठे सबका मूड लाइट कर रहा था, सबको परेशान देखकर तभी उसका फोन बजता है। वो देखता है कि आदित्य का कॉल आता है। ये देख वो खुद से बोलता है, अब ये यहाँ होकर भी मुझे क्यों कॉल कर रहा है। ये बोल वो कॉल रिसीव करता है और बोलता है, तू यहाँ होकर भी कॉल क्यों कर रहा है, सीधे आरू को लेकर यहाँ आ जाना। वहीं दूसरी तरफ से आदित्य बिना करण की बात का जवाब देते हुए बोलता है, तुम सब घर जाओ, डॉल को कुछ जरूरी काम है, इसलिए थोड़ी देर बाद में उसे लेकर घर आ जाऊंगा। ये बोल वो बिना करण की बात सुने कॉल कट कर देता है। वही करण कुछ बोलता उससे पहले ही अपना कॉल कट हुआ देखता है तो मुंह बनाते हुए बोलता है, ये हमेशा आधी बात ही क्यों बोलता है, अरे पूरी बात बतानी चाहिए थी ना, अब सब सवाल करेंगे तो मैं क्या बोलूंगा। वही फिर थोड़ी देर बाद वो सबको देखते हुए बोलता है, वो आदित्य का फोन था, वो बोल रहा था कि आरू को कोई काम आ गया है, इसलिए वो उसके साथ है और थोड़ी देर बाद वो लोग घर आ जाएंगे। वही ये सुन नितिन अपनी आइज रेज करते हुए बोलता है, और ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया आरू को कि वो हमें एक कॉल भी नहीं कर पाए। वही ये सुन करण मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मुझे सब पता है, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही बैठा हूं, और अगर तुम्हें इतना ही सीआईडी बनना है तो खुद अपने भाई से पूछ लो। वही अब ये सुनकर तो नितिन की बोलती ही बंद हो जाती है, क्योंकि वो जानता था कि उसका भाई कैसा है, वो कोई जवाब नहीं देने वाला है। वही ईवा आदित्य और अनामिका को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो बोलती है, मैं भी यही रुक जाती हूँ, दोनों अकेले हैं, अगर उन्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ी तो। वही उसकी बात करण को पसंद नहीं आई थी, इसलिए वो बोलता है, आदित्य अकेले ही पूरी दुनिया को हैंडल कर सकता है, तो तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो तुम उसे शांति से अपना काम करने दो। वही उसकी बात सुनकर ईवा की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी वो लड़ना चाहती थी। वो अभी कुछ बोलती उससे पहले ही श्लोक उसका हाथ पकड़कर उसे शांत रहने का इशारा करता है। थोड़ी देर बाद वो लोग घर निकल जाते हैं और मिस्टी भी सबको बाय बोल वहां से अपने घर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर की हालत खराब थी, क्योंकि आदित्य अभी किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। वही आदित्य की नज़र लगातार स्क्रीन पर बनी हुई थी, उसने रेस्ट रूम के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज देख ली थी, लेकिन उसे अनामिका कहीं नहीं दिखती है। वो अभी देख ही रहा था, तभी उसकी नज़र अनामिका पर पड़ती है। नो रेस्ट रूम की तरफ जा ही रही थी, ये तब की फुटेज थी जब वो प्राइवेट रूम से निकली थी। वही थोड़ी देर बाद उसे अनामिका दिखाई देती है जो जा ही रही थी, कि तभी उसका ध्यान एक प्राइवेट रूम पर जाता है। वही आदित्य ध्यान से अनामिका के हर एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था, लेकिन जब वो अनामिका की आंखों में दुख, नफरत और आंसू देखता है तो उसके दिल में दर्द होता है। उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, वो जो भी है प्राइवेट रूम में उसकी वजह से अनामिका की ये हालत हुई है। वही आदित्य ध्यान से अनामिका को देखता है तब तक जब तक वो भागकर रेस्टोरेंट से बाहर नहीं चली जाती है। वही आदित्य मैनेजर से बिना उसकी तरफ देखे पूछता है, इस प्राइवेट रूम में कौन था। वही मैनेजर डरते हुए बोलता है, सर वो 4 लोग थे, लेकिन उन्होंने खुद को बहुत अच्छे से कवर किया था, इसलिए हम उनका चेहरा नहीं देख पाए थे। लेकिन हाँ, रूम की बुकिंग सहगल फैमिली के नाम से हुई थी, शायद वो लोग सहगल फैमिली के बच्चे थे। वही ये सुनकर तो आदित्य की हाथों की नशे दिखने लगती है। वो खुद से बोलता है, मानस, कार्तिक, समर और सितारा। फिर वो मैनेजर से बोलता है, जो वेटर उनके रूम में था उसे यहाँ लाओ। ये सुन मैनेजर तुरंत वहां से उस वेटर को लेने चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो एक वेटर को लेकर आता है। वही वो वेटर तो डरा हुआ था, क्योंकि आदित्य था ही इतना खतरनाक।
वही आदित्य वेटर के सामने जाकर बोलता है, मैं जो भी सवाल करूं उसका मुझे सीधा जवाब चाहिए। वही उस वेटर में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी, वो बस हाँ में सर हिला देता है। वही आदित्य एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोलता है, उस प्राइवेट रूम में जो लोग थे क्या वो एक दूसरे को कार्तिक, मानस, समर और सितारा नाम से बुला रहे थे? वही वो वेटर थोड़ा सोचते हुए बोलता है, हाँ सर, मैंने वहाँ दो नाम सुने थे, वो समर और सितारा, हाँ यही नाम थे वो, और दो लोग और थे लेकिन वो उन्हें भाई कहकर ही बुला रहे थे। वही वेटर की सारी बात सुनकर आदित्य उसे वहां से जाने को बोल देता है। वही उसके जाने के बाद आदित्य खुद से बोलता है, तुम लोग क्यों नहीं चले जाते मेरी डॉल की जिंदगी से हमेशा के लिए? मैं तुम लोगों को कभी अपनी डॉल के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा और अपनी डॉल के आंसुओं का हिसाब तो हमें देना ही होगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सब बोलते वक्त वो किसी नर्क का देवता लग रहा था। कहीं अनामिका खुद को कुछ कर ना ले, लेकिन ऐसा भी क्या देखा था उसने और क्यों मानती है वो खुद को बदनसीब? एयर क्यों हो रहा है उसके साथ? ऐसा क्या राज है इन सब के पीछे? 23 एपिसोड 23। वही वो वेटर थोड़ा सोचते हुए बोलता है, हाँ सर, मैंने वहाँ दो नाम सुने थे, वो समर और सितारा, हाँ यही नाम थे वो, और दो लोग और थे लेकिन वो उन्हें भाई कहकर ही बुला रहे थे। वही वेटर की सारी बात सुनकर आदित्य उसे वहां से जाने को बोल देता है। वही उसके जाने के बाद आदित्य खुद से बोलता है, तुम लोग क्यों नहीं चले जाते मेरी डॉल की जिंदगी से हमेशा के लिए? मैं तुम लोगों को कभी अपनी डॉल के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा और अपनी डॉल के आंसुओं का हिसाब तो हमें देना ही होगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सब बोलते वक्त वो किसी नर्क का देवता लग रहा था। अब आगे। वही दूसरी तरफ अनामिका एक बंद पार्क में एक बेंच पर बैठी थी, उसकी हालत खराब थी, उसकी आंखें लाल थी। वो अभी वहां बैठी ही थी कि तभी उसके कान में किसी के तालियों की आवाज पड़ती है, जिससे अनामिका का ध्यान वहां जाता है तो वहां मायरा खड़ी थी, उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था और उनके पीछे 5-6 लड़के थे जो गुंडे जैसे दिख रहे थे। वही मायरा पूरे एटीट्यूड से चलते हुए उसके पास आती है और बोलती है, वाह, तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता है मुझे तुमसे बहुत नफरत है, तुम्हें सब कुछ मिला क्योंकि तुम एक प्रिंसेस थी, लेकिन मुझे हर चीज के लिए लड़ना पड़ा। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, भले ही अब सहगल परिवार की प्रिंसेस मैं नहीं हूँ लेकिन तुम भी नहीं हो, और सब तो तुमसे मुझसे ज्यादा नफरत करते हैं। लेट मी गैस, हम लगता है तुम्हें किसी अपने ने वापस से हट किया है। वही मायरा की बात सुनकर अनामिका को वो सब याद आ जाता है जो उसने प्राइवेट रूम में देखा था। फ्लैशबैक। अनामिका उस प्राइवेट रूम के सामने से निकल ही रही थी कि तभी उसका ध्यान प्राइवेट रूम पर जाता है जहां उसके भाई बहन मानस, कार्तिक, समर और सितारा एक साथ बैठे हुए थे और हंसते हुआ बात कर रहे थे। वही वेटर खाना सर्वे करके चला गया था, इसलिए उन्होंने अपना मास्क हटा दिया था। वो लोग एक दूसरे को सर्वे कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। वही मानस, कार्तिक और समर सितारा को पैम्पर कर रहे थे। वही वो लोग सितारा को खाना सर्वे कर रहे थे और उसे बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन चारों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन चारों को किसी की जरूरत नहीं है, वो चारों खुद के लिए काफी है। वही ये देखकर अनामिका को अपने दिल में बहुत दर्द हुआ था, जहां दूसरों के भाई अपनी बहन के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ उसका खुद का सगे भाई को ही उसकी फिक्र नहीं है, वो जिए या मरे। अरे यहाँ तक कि इतने सालों में उसके भाई ने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि वो कैसी है। वही अनामिका में सामने बार बार यही सब आ रहा था और वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, इसलिए वो वहां से बाहर आ गई थी। फ्लैशबैक ओवर। वही अनामिका को तब होश आता है जब उसे महसूस होता है कि किसी ने उसके दोनों हाथों को पकड़ रखा था। वो अपने आसपास देखती है तो पाती है मायरा के साथ आए हुए गुंडों में से दो ने उसके हाथों को पकड़ लिया था। वही जब मायरा ने देखी अनामिका कहीं खोई हुई है तो उस मौके का फायदा उठाकर अपने गुंडों को इशारा कर उसे पकड़ने को बोल दिया था। वही अनामिका खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन गुंडों की पकड़ मजबूत थी। वही मायरा उसके पास आती है और उसका चेहरा पकड़कर बोलती है, बस बहुत जी लिया तुमने, मैं जानती हूँ मेरी बर्बादी की वजह तुम ही हो, मेरे साथ ये सब तुमने ही किया है, अब देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके साथ वो अनामिका की गर्दन पकड़ लेती है और उसे दबाने लगती है। वही अनामिका खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन सबकी पकड़ बहुत मजबूत थी। वही मायरा को बॉयफ्रेंड, जिसने जब से अनामिका को देखा था तब से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, वैसे भी वो मायरा के साथ सिर्फ फिजिकल रिलेशन के लिए था। वही अब वो अनामिका को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता था, वो इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो मायरा से अनामिका को छुड़ाते हुए बोलता है, बेबी अगर तुम इसे इतनी आसानी से मार दोगी तो क्या तुम्हें खुशी मिल जाएगी? तुम इसे तड़पते हुए नहीं देखना चाहोगी?
वही ये सुन मायरा अनामिका को छोड़ देती है और अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम सही बोल रहे हो बेबी, मैं इस लड़की को इतनी आसान मौत नहीं दूंगी, लेकिन तुम बताओ मैं क्या करूं इस लड़की के साथ। वही ये सुन उस लड़के के चेहरे और टेढ़ी मुस्कान आ जाती है और वो मायरा से बहुत प्यार से बोलता है, बेबी क्यों ना तुम इसे हमें दे दो, जैसे तुम्हारी फोटोज वायरल हुई थी वैसे ही क्यों ना हम इसके साथ भी यही करें और इसके फोटोज और वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दे। वही ये सुनकर तो मायरा की आंखों में चमक आ गई और वो खुश होते हुए बोलती है, यस बेबी तुम बिल्कुल सही हो, तुमने मुझे मेरा बदला लेने का बहुत अच्छा आइडिया दिया है, अब तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो और मैं खुद इन सब का वीडियो बनाऊंगी। वही ये सुन मायरा के बॉयफ्रेंड की आंखों में चमक आ जाती है और वो अनामिका की तरफ बढ़ने लगता है। वही अनामिका का तो जैसे दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, वो बस झटपटा रही थी। वही वो लड़का अभी अनामिका के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, वो उसे देखकर टेढ़ी मुस्कान देता है, जैसे जो उसे चाहिए था वो मिल गया है। वो आगे बढ़कर अनामिका के गाल को अभी पकड़ने ही वाला था कि तभी कोई आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वही वो लड़का जो किसी के बीच में आने से चिढ़ जाता है, वो सामने वाले इंसान को देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि सामने आदित्य खड़ा था जो बहुत ही गुस्से से उसे देख रहा था। उसके आसपास से बहुत खतरनाक ऑरा निकल रहा था। वही वो लड़का डरा हुआ था लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोलता है, तुम हो कौन और हमारे काम में टांग क्यों अड़ा रहे हो, और हमारा तो तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है। वही आदित्य की पकड़ हर एक शब्द के साथ उस लड़के पर बढ़ती जा रही थी। वो गुस्से में एक एक शब्द चबाते हुए बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉल को हाथ लगाने की। इसके साथ आदित्य एक झटके में उस लड़के की हड्डी तोड़ देता है। वही वो लड़का दर्द में जमीन में पड़ा हुआ झटपटा रहा था। वही मायरा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, अभी तो सभी चीजें उसके बस में ही थी, फिर इस इंसान की वजह से उसका पूरा प्लान बर्बाद हो गया था। लेकिन मायरा की नजर उससे हट ही नहीं रही थी, उससे उसके खतरनाक ऑरा से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो आदित्य के सामने जाती है और बड़े ही चाशनी के साथ बोलती है, मिस्टर देखिए हमारी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर आप क्यों हमारे मैटर में बीच में पड़ रहे हैं। वही आदित्य कुछ नहीं बोलता है, बस मायरा को घूर ही रहा था। उसे सामने खड़ी लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वही मायरा ने जब आदित्य को शांत देखा तो उसे लगा कि आदित्य उसकी बात से सहमत है, इसलिए वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोलती है, मिस्टर आप इस लड़की को नहीं जानते हैं, ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसका अफेयर बहुत सारे लड़कों के साथ रहा है। अभी वो इसके आगे कुछ बोलती उससे पहले ही आदित्य सीधा उसके गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। वही मायरा खुद को संभाल नहीं पाती है और जमीन पर गिर जाती है। तभी वहां आदित्य के बहुत सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं और सब वो वहां पकड़ लेते हैं। वही आदित्य सबको इग्नोर करके अनामिका के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वही अनामिका तो आदित्य को यहाँ देखकर हैरान हो गई थी, इसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करे, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो आदित्य की बाहों में थी। वही अभी अनामिका ने काफी हद तक खुद को संभाल रखा था, लेकिन आदित्य की बाहों में आते ही अनामिका खुद को संभाल ही नहीं पाती है। वो बिलख बिलख कर रो रही थी आदित्य की बाहों में। वही अनामिका के आंसू आदित्य के दिल में किसी खंजर का काम कर रहे थे, उससे अपने दिल में बहुत तकलीफ हो रही थी। वही मायरा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, हर अच्छी चीज उसे ही क्यों मिलती है, उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो चीखते हुए अपनी जगह से खड़ी होती है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं अनामिका नहीं, तुम्हें हर बार हर कुछ अच्छा नहीं मिल सकता है, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं होने दूंगी। ये बोल वो अनामिका पर अटैक कर देती है। 24 एपिसोड 24। वो बिलख बिलख कर रो रही थी आदित्य की बाहों में। वही अनामिका के आंसू आदित्य के दिल में किसी खंजर का काम कर रहे थे, उससे अपने दिल में बहुत तकलीफ हो रही थी। वही मायरा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, हर अच्छी चीज उसे ही क्यों मिलती है, उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो चीखते हुए अपनी जगह से खड़ी होती है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं अनामिका नहीं, तुम्हें हर बार हर कुछ अच्छा नहीं मिल सकता है, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं होने दूंगी। ये बोल वो अनामिका पर अटैक कर देती है। अब आगे, लेकिन वो अभी अनामिका को छू भी पाती उससे पहले ही आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पीछे धक्का दे देता है। वही मायरा खुद को संभाल नहीं पाती है और धड़ाम के पीछे गिर जाती है। वही आदित्य गुस्से में दहाड़ते हुए बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी डॉल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, अब तो तुझे तेरी मौत भी नहीं बचा सकती है। वही आदित्य ये बोल अपने बॉडीगार्ड को मायरा को पकड़ने का इशारा करता है।
वही मायरा अभी खुद को संभाल ही नहीं पाई थी कि तभी दो बॉडीगार्ड उससे पकड़ लेते हैं। वही मायरा झट पटाने लगती है। वो चिल्ला रही थी खुद को छुड़ाने के लिए, लेकिन बॉडीगार्ड के कानों में तो जैसे कोई शब्द ही नहीं पड़ रहा था। वही आदित्य ये सब इग्नोर कर बॉडीगार्ड से बोलता है, इन सब को बेसमेंट में लेकर जाओ। वही बॉडीगार्ड उन सब को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। वही उनके जाने के बाद भी आदित्य का गुस्सा कम नहीं हुआ था। वो अनामिका की तरफ पलटता है और उसे गुस्से से घूरने लगता है। वही अनामिका का ध्यान तो पता नहीं कहाँ था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसकी जिंदगी उसे कहाँ लेकर जा रही है। वही आदित्य जब अनामिका का ध्यान कहीं और देखता है तो ये देख उसका गुस्सा और भड़क जाता है और वो उसके पास आता है और अनामिका के दोनों हाथ को पकड़ लेता है। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। वही अपने हाथों में दर्द के एहसास से अनामिका अपने ख्यालों से बाहर आती है। वही जैसे ही अनामिका की नजर आदित्य के चेहरे पर पड़ती है तो वो डर जाती है, क्योंकि इस वक्त आदित्य किसी नर के देवता से कम नहीं लग रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो अनामिका को खुद से सटा लेता है और एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोलता है, तुम क्या करने के बारे में सोच रही थी? तुम्हें पता है सब कितना परेशान हो गए थे। तुम्हें सिर्फ खुद से फर्क पड़ता है ना, यहाँ मेरी जान निकल गई थी। वही अनामिका को भी पता नहीं चला था कि उसकी आंखें कब नम हो गई थी। आदित्य के वर्ड्स में थी ही इतनी पावर। वही आदित्य जब अनामिका की हम आंखें देखता है तो उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। उसकी पकड़ अनामिका पर बहुत मजबूत थी, जिससे अनामिका को दर्द हो रहा था, लेकिन आदित्य के गुस्से को देख उसमें हिम्मत ही नहीं होती है कुछ बोलने की। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उससे बर्दाश्त नहीं होता है तो वो हिम्मत करके बोलती है, मिस्टर सिन्हा मुझे दर्द हो रहा है। वही आदित्य के कान में जैसे ही अनामिका की आवाज पड़ती है तो वो होश में आता है और अनामिका को खुद से दूर करता है और उसे अच्छे से देखते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? कहीं चोट लगी है क्या तुम्हें? वही अनामिका को आदित्य की आंखों में अपने लिए बहुत सारे एहसास दिख रहे थे, लेकिन वो ये बात मानना नहीं चाहती थी। ये एहसास उसके लिए बहुत अलग और नए थे। वही आदित्य जब देखता है कि अनामिका उसे कोई जवाब नहीं दे रही है, बस उसे देख रही है, तो आदित्य का ध्यान भी अब अनामिका के चेहरे पर चला जाता है। वो उसे पूरे शिद्दत से देख रहा था। आदित्य के आसपास से बहुत ही डोमिनेटिंग ऑरा निकल रहा था। वही उससे रहा नहीं जाता है तो वो अनामिका के चेहरे को पकड़ लेता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है और एग्रेसिवली किस करने लगता है। वही अनामिका तो शॉक में थी आदित्य के ऐसा करने से। वो उसे खुद से अलग करने के लिए अपने दोनों हाथ आदित्य की चेस्ट पर रख देती है पुश करने के लिए। वही अनामिका के हाथों को अपनी बॉडी पर फील करके आदित्य और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसकी पकड़ अनामिका की कमर पर कस जाती है। वही आदित्य अभी भी लगातार उसे पशंटेली किस कर रहा था। अब उन्हें किस करते हुए आधा घंटा हो जाता है। उसे तो अभी भी अनामिका से अलग होने का मन नहीं था, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो अनामिका से अलग होता है तो अनामिका उसकी बाहों में झूल जाती है, क्योंकि सांस ना लेने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। वही अनामिका को आदित्य अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे उस पार्क से लेकर अपनी कार के पास जाता है, जहां कार में उसका ड्राइवर ऑलरेडी वेट कर रहा था। वही आदित्य अनामिका को अपनी बाहों में लेकर ही बैक सीट पर बैठ जाता है। वही कार सिन्हा मैंशन की तरफ बढ़ जाती है। वही कार में आदित्य की नज़र तो अपनी गोद में बेहोश लड़की पर ही थी, जो उसे हर वक्त अट्रैक्ट करती है। वही आदित्य अनामिका को देखते हुए पैक करता है और उसे देख उसके बाल उसके चेहरे से कान के पीछे करते हुए बोलता है, तू जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है, पागलपन की हद से भी आगे है, तू मेरे लिए खुदा से भी ऊपर है और तुझ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुझे अपना बनाने का जुनून सर पर है, कब से है? डॉल, तुम्हें देखकर तो लगता है जैसे तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हें याद दिलाने के लिए, लेकिन मुझे भूलने की पनिशमेंट तो तुम्हें जरूर मिलेगी। इसके साथ आदित्य अनामिका को बार बार किस कर रहा था, जैसे उसे करना पसंद आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ रानी जी ने पूरे सहगल मैंशन को सर पर उठा लिया था, क्योंकि उन्हें मायरा कहीं नहीं मिली थी। उन्हें और सबको यही लग रहा था कि सुरेश जी का उससे रिश्ता तोड़ने की वजह से वो घर छोड़कर चली गई है। वैसे तो मायरा किसी को पसंद नहीं थी, लेकिन रानी जी कहाँ शांति से रह सकती है। वही रानी जी दादाजी से गुस्से में बोलती है, पापा आपने मुझे वचन दिया था मायरा को कभी भी इस परिवार से अलग नहीं किया जाएगा और उसे सहगल परिवार की प्रिंसेस का दर्जा मिलेगा, फिर आप सब ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो कभी भी अपने वचन नहीं तोड़ते हो ना। आपको कैसे भी करके मेरी बच्ची को लेकर आना ही होगा। जब तक मायरा हमारे सामने नहीं आ जाती है हम तब तक शांत नहीं रहेंगे।
वही दादाजी जब रानी जी को खुद को धमकी देते हुए देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता है। वैसे भी वो इस परिवार के मुखिया है और कोई भी उनसे इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकता है, इसलिए वो भी चिल्लाते हुए बोलते हैं, बस बहुत हुआ बड़ी बहू, हम शांत है, तो इसको आप हमारी कमजोरी मत समझिए। और रही हमारे वचन की, तो हमने हमारा वचन पूरा किया था। आपको याद ही होगा हमने ये वचन दिया था कि मायरा को सहगल परिवार का सरनेम देंगे और हमने हमारा वचन भी पूरा किया। लेकिन अब की बेटी के साथ जो भी हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप और वो लड़की है। उसने सहगल परिवार की मान प्रतिष्ठा को नीलाम किया है। अब हम सुरेश के फैसले में उसके साथ है। अच्छा हुआ वो खुद चली गई, वरना हम खुद उसे बाहर फेंक देते। वही रानी जी को उनकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है, इसलिए वो सरकास्टिक वे में बोलती है, ये सही है, यहाँ बात मेरी बेटी की है, इसलिए आप ये सब बोल रहे हो। अगर यही आपकी चहेती वो लड़की होती तो उसके लिए आप पूरे शहर को सर पर उठा लेते। वही उसकी बात सुनकर दादी रानी जी का मजाक बनाते हुए बोलती है, तुम ये भूल रही हो रानी गुड़िया, हम खानदान की प्रिंसेस है और तुम्हारी बेटी की इतनी औकात नहीं जो हमारी पोती की जगह ले ले। वही मीना जी जो अभी तक शांत थी वो भी झल्लाते हुए बोलती है, दीदी सही सही बोल रही है। और वैसे दीदी मुझे ये समझ नहीं आता है कि मायरा तो आपकी सगी बेटी भी नहीं है, लेकिन फिर भी उससे इतना प्यार। वही अनामिका, मानस और कार्तिक की तरफ तो आप प्यार से देखती भी नहीं है। सही सही बताइए, कहीं हम भी तो सुने कि आपको अपने बच्चे ही पसंद नहीं है। सही बताइए, कहीं कोई गलती तो नहीं है। वही रानी जी को मीना और बहुत गुस्सा आ रहा था, वो उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, मीना तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। जहां मैं तुम्हारे बच्चों के मामले में बीच में नहीं पड़ती हूँ, वैसे ही तुम्हें भी अपने काम से कम रखना चाहिए। तुम तो मुझसे ऐसे ज्ञान दे रही हो जैसे समर और सितारा के लिए तो तुम बहुत कुछ कर देती हो। वही रानी जी की बात सुनकर मीना जी के हाथों की मुठ्ठियां बन जाती है। वो अभी वापस से बहस करना चाहती थी कि तभी वहां गेट खुलने की आवाज पड़ती है, जिससे सबका ध्यान वहां चला जाता है जहां एंट्रेंस से सुरेश जी आ रहे थे। वही रानी जी उनसे लड़ना चाहती थी, वो अभी सुरेश जी से कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन सुरेश जी इस वक्त बहुत खतरनाक लग रहे थे। वही फिर भी रानी जी हिम्मत करके कुछ बोलना चाहती थी। अब कुछ बोलने के लिए वो अपना मुंह खोलती उससे पहले ही सुरेश जी उसे अपने हाथ दिखाकर रोक देते थे। वही आगे किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती है। वही सुरेश जी एक नज़र सबको देख वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। वही ये सब देखकर तो रानी जी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अपने पैर पटकते हुए वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वही उनके जाने के बाद सब एक एक करके वहां से चले जाते हैं। वही अपने कमरे के आने के बाद सुरेश जी अपना गेट बहुत अच्छे से बंद करते हैं। फिर कबोर्ड के पास जाकर अलमारी का सीक्रेट लॉकर खोलते हैं तो वहां कुछ फोटोज रखी हुई थी। वही सुरेश जी अपने कांपते हुए हाथों से वो फोटोज निकाल लेते हैं और उस लेकर वही बेड पर बैठ जाते हैं। सुरेश जी की आंखों में आंसू थे। वो उन फोटोज में एक क्यूट से बेबी गर्ल की फोटो को उठाते हैं और अपने सीने से लगाते हुए बोलते हैं, हमारी गुड़िया है, सही में बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन क्या वो अपने सुपरमैन डेडा को मिस करती होगी? वो मुझसे नफरत तो नहीं करती होगी ना? फिर वो खुद ही खुद के सवालों का जवाब देते हुए बोलते हैं, अरे वो मेरी बच्ची है और मुझे पता है वो भले ही मुझसे गुस्सा हो सकती है, लेकिन वो अपने डेडा से कभी नफरत नहीं कर सकती है ना प्रिंसेस? तभी वो खुद से बोलते हैं, लेकिन वो लड़का कौन था? प्रिंसेस के साथ पता करना होगा, कहीं ये किसी की चाल तो नहीं? वैसे भी हमारी गुड़िया के दुश्मनों की कमी नहीं है, लेकिन वो इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था? फ्लैशबैक 25 एपिसोड 25। वही अपने कमरे के आने के बाद सुरेश जी अपना गेट बहुत अच्छे से बंद करते हैं। फिर कबोर्ड के पास जाकर अलमारी का सीक्रेट लॉकर खोलते हैं तो वहां कुछ फोटोज रखी हुई थी। वही सुरेश जी अपने कांपते हुए हाथों से वो फोटोज निकाल लेते हैं और उस लेकर वही बेड पर बैठ जाते हैं। सुरेश जी की आंखों में आंसू थे। वो उन फोटोज में एक क्यूट से बेबी गर्ल की फोटो को उठाते हैं और अपने सीने से लगाते हुए बोलते हैं, हमारी गुड़िया है, सही में बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन क्या वो अपने सुपरमैन डेडा को मिस करती होगी? वो मुझसे नफरत तो नहीं करती होगी ना? फिर वो खुद ही खुद के सवालों का जवाब देते हुए बोलते हैं, अरे वो मेरी बच्ची है और मुझे पता है वो भले ही मुझसे गुस्सा हो सकती है, लेकिन वो अपने डेडा से कभी नफरत नहीं कर सकती है ना प्रिंसेस? तभी वो खुद से बोलते हैं, लेकिन वो लड़का कौन था? प्रिंसेस के साथ पता करना होगा, कहीं ये किसी की चाल तो नहीं? वैसे भी हमारी गुड़िया के दुश्मनों की कमी नहीं है, लेकिन वो इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था? अब आगे फ्लैशबैक। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद सुरेश जी वहां से कंपनी चले गए थे। वहां सारा काम करके वो घर लौट ही रहे थे कि उन्होंने अनामिका को किसी की बाहों में देखा। वो आदित्य ही था। जब वो अनामिका को अपनी गोद में लेकर कार की तरफ जा रहा था, उस वक्त आदित्य अनामिका को किसी बच्चे की तरह कैरी कर रहा था। वो किसी खजाने से कम नहीं लग रही थी।
वही ये देखकर सुरेश जी को बहुत गुस्सा आया था। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि कोई उनकी प्रिंसेस के क्लोज जाएंगे। वो वही तब तक रहे जब तक उन्होंने आदित्य को वहां से जाते हुए नहीं देख लिया। फ्लैशबैक एंड्स। वही सुरेश जी खुद से ही बोलते हैं, नहीं लेकिन मैं जब तक उस लड़के के बारे में नहीं जान लेता मैं अपनी गुड़िया को कुछ नहीं होने दे सकता हूँ। मुझे कुछ भी करके अभी प्रिंसेस को उससे दूर रखना होगा। पता नहीं उसका मेरी प्रिंसेस की जिंदगी में आने के पीछे जरूर कोई रीजन होगा। ये बोल वो अपना फोन निकालते हैं और उसमें कुछ करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य अनामिका को लेकर घर पहुंच गया था। वो अपनी गोद में ही अनामिका को लेकर घर के अंदर जाता है, जहां उसे सब सोफे पर बैठे हुए दिखते हैं। वो सब अनामिका और आदित्य का ही इंतजार कर रहे थे। वहीं उन्हें अंदर आते देख सबसे पहले नितिन खड़ा होता है और आदित्य के पास जाता है। उसे लगा अनामिका को कुछ हो गया है। वो तुरंत आदित्य से पूछता है, भाई आरू को क्या हो गया है, वो ऐसे क्यों है? वही आदित्य शांति से बोलता है, नहीं वो रास्ते में सो गई थी इसलिए मैंने उसे उठाना सही नहीं समझा, आज वो बहुत थक गई थी। वही ये सुनकर नितिन और बाकी सब की जान में जान आई थी। उस हादसे के बाद सब अनामिका के लिए थोड़ा डरे रहते थे। वही नितिन के दिमाग में पता नहीं क्या आता है। वो आदित्य से बोलता है, भाई अगर आरू ठीक है तो आप उसे मुझे दे दो, मैं उसे कमरे में सुला आता हूँ। ये बोल वो जैसे ही अपने हाथ बढ़ाता है, लेकिन उससे ओहले ही आदित्य अनामिका को खुद से और चिपका लेता है। और आदित्य घूर कर नितिन को देखता है। उसे नितिन की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो एक एक शब्द चबाते हुए बोलता है, मैं डॉल को कमरे में छोड़कर आता हूँ। ये सब बोलते वक्त वो नितिन को बहुत बुरी तरीके से घूरता है, फिर वहां से ऊपर अनामिका के कमरे की तरफ चला जाता है। वही उसके जाने के बाद नितिन पेट पकड़कर हंसने लगता है। वही घर में सबको आदित्य का बिहेवियर समझ आ रहा था और सबके चेहरे पर मुस्कान भी थी। लेकिन वही ईवा की जान ही जा रही थी, उसका तो खून ही जल रहा था। उन्हें इतने करीब देखकर वही जब उससे बर्दाश्त नहीं होता है तो वो वहां से किसी से बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। वही श्लोक को भी अब डर लग रहा था। वो जानता था उसकी बहन कैसी है, उसे जो पसंद आता था वो कैसे भी करके उसे पाकर ही रहती है, बाय हुक और क्रूक। और वो अपने दोस्त को भी बहुत अच्छे से जानता था और उसने भी आदित्य की आंखों में अनामिका के लिए जुनूनियात प्यार देखा था। वो जानता था उसका दोस्त कितना खतरनाक हो सकता है। वो ये भी जानता था कि उसकी बहन शांत नहीं रहने वाली है और अगर उसने कुछ भी अनामिका के साथ करने की कोशिश करी तो आदित्य अपना वो रूप सबके सामने ले आएगा जिसे वो छुपा कर बैठा है। फिर तो वो ईवा को कोई नहीं बचा सकता है। ये सोचते हुए वो अपनी बहन से बात करने के बारे में सोचता है और वो भी ईवा के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वही नरेश जी, कांति दादी, स्वाति जी और नितिन को तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है। वो तो अपने में ही बिजी थे। वही दादी खुश होते हुए बोलती है, चलो अच्छा है नालायक को कोई लड़की पसंद तो आई, वरना मुझे तो लगा था ये कुंवारा ही रह जाएगा। मुझे तो कभी कभी लगता था कि ये लड़का कहीं गे तो नहीं है, और मुझे तो कभी कभी उस करण पर भी शक होता था, कहीं इनका कहीं कुछ चल तो नहीं रहा है। उन्होंने इतना कहा ही था कि तभी वहां करण भी आ जाता है। उसने दादी की बात सुन ली थी। वही ये सुनकर तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वो चिल्लाते हुए बोलता है, क्या ये मैंने क्या सुन लिया? इससे अच्छा तो दादी आप मेरे बारे में कुछ और बोल लेती। अरे मुझे आपके पोते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे मुझे तो लड़के ही पसंद नहीं है, मुझे लड़कियां पसंद है मिस ट्रैथू। वही उसकी इतनी ओवर एक्टिंग देखकर तो सब ने अपने कान बंद कर लिए थे। वही दादी उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, बस कर नालायक, इसमें इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और मैंने गलत क्या कहा? जब देखो तब तो तू उसके पीछे ही घूमता रहता है। वही करण तो मुंह खोले दादी को ही देख रहा था। वो बोलता है, दादी सही सही बताओ, आप उस डेविल की दादी ही हो ना कि कहीं से उठाया था? आप खुद उसके बारे में ऐसा बोल रही हो। देखिए ना आंटी दादी को कैसी बातें कर रही है ये। लेकिन स्वाति जी कुछ नहीं बोलती है और वो बिना कुछ बोले वह से चली जाती है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि स्वाति जी ने अभी भी आदित्य को माफ नहीं किया है। वही दक्ष जो ये सब देख रहा था वो नितिन से पूछता है, बड़ी एंजल सो क्यों रही थी पापा की गोद में? क्या उसे नींद आ रही थी? वही नितिन दक्ष से बोलता है, यस बेबी, अब आपकी एंजल तो सो गई है तो आप भी चलिए, हम भी अब रेस्ट कर लेते हैं, आज अपने भी बहुत मस्ती करी है। ये बोल वो भी दक्ष को लेकर चला जाता है। वही करण भी वहां से अपने कमरे में चला जाता है। आदित्य का असिस्टेंट होने की वजह से उसे बहुत बार यहाँ रुकना पड़ता था, इसलिए यहाँ उसका भी कमरा था। वही सब के जाने के बाद नरेश जी जो अब तक शांत थे वो दादी से बोलते हैं, माँ इतने सालों में ऐसा भी क्या हुआ है कि स्वाति आदित्य से गुस्सा है? ऐसा भी क्या हुआ था? मैंने उस दिन भी देखा था जब आदित्य मुझसे मिलने आया था, तब भी स्वाति जी आदित्य से अजीब तरीके से बात कर रही थी।
वही उनकी बात सुनकर दादी बोलती है, बेटा मीरा के जाने के बाद तुम्हारी भी हालात ठीक थी, इसलिए उस वक्त बहुत कुछ हुआ था, लेकिन वो बातों हम भूल ही जाए तो यही सब के लिए अच्छा होगा और स्वाति भी जल्दी नॉर्मल हो जाएगी। बस उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन जल्दी वो भी खत्म हो जाएगा। भले एक माँ अपने बच्चों से कैसे ज्यादा दिन नाराज हो सकती है। वही दादी की बात सुनकर अब नरेश जी आगे कुछ नहीं बोल पाते हैं और वो लोग वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। वही आदित्य ने अनामिका को उसके बेड और लेटा दिया था। इस वक्त अनामिका ठीक थी, वो बस सो रही थी और आदित्य भी उसे बिना उठाए उसे थोड़ी देर देखता है और नीचे झुककर हल्के से उसके लिप्स को किस करता है ताकि उसकी नींद खराब ना हो। वही थोड़ी देर देखने के बाद आदित्य अनामिका को ब्लैंकेट से कवर कर देता है और वहां से चला जाता है। रात के वक्त अभी बहुत अंधेरा हो रहा था, शायद रात के 2 या 3 बज रहे होंगे। तभी वापस से सिन्हा मैंशन में एक परछाई दिखाई देती है जो शांति से चल रही थी, जैसे वो इस जगह से फैमिलियर है। वो चलकर वापस से अनामिका के कमरे के बाहर आ जाता है और एक नज़र अपने आसपास देखता है। जब उसे कोई नहीं दिखता है तो वो धीरे से कमरे का गेट खोलकर अंदर आता है। वही उस इंसान को अंदर भी सब नॉर्मल ही लग रहा था क्योंकि पूरे कमरे में अंधेरा था। वो धीरे धीरे अनामिका की तरफ बढ़ता है और वापस से अनामिका को इंजेक्शन लगाने ही वाला था कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वही उस इंसान की तो जान ही गले में आ गई थी। वही जब वो मुड़कर देखता है तो उसे वहां आदित्य खड़ा दिखता है। वो खूंखार नजरों से उसे देख रहा था। वही इंसान की तो हालत ही खराब हो गई थी। वही आदित्य इंसान का हाथ पकड़कर खींचते हुए अनामिका के कमरे से बाहर लेकर जाने लगता है क्योंकि वो अनामिका की नींद खराब नहीं करना चाहता था। वही आदित्य अनामिका के कमरे से उसे बाहर लेकर आता है तो वो इंसान देखता है बाहर करण और कुछ गार्ड्स खड़े थे। वही वो इंसान समझ जाता है अब वो पकड़ा गया और उसे अब आदित्य की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता है। वही 2 गार्ड्स आगे आते हैं और उससे पकड़ लेता है। वही आदित्य वहां से निकलकर बेसमेंट की तरफ चल पकड़ता है और उसके पीछे सब। वही इस इंसान को तो समझ ही नहीं आ रहा था अब क्या करे, लेकिन वो अभी शांत रहना ही सही समझता है। लेकिन धीरे से उसने अपने कंधे पर लगे हुए एक बटन को खा लेता है। वही वो लोग थोड़ी देर में बेसमेंट में थे। आदित्य उस इंसान के सामने जाता है, आउट उसका मास्क हटा देता है। वही उस इंसान का चेहरा देखकर आदित्य को छोड़कर बाकी सब शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि करण भी, क्योंकि ये उनका ही एक बॉडीगार्ड था। वही आदित्य उसका चेहरा पकड़ लेता है और गुस्से में दहाड़ते हुए बोलता है, सिर्फ एक सवाल और एक जवाब, वरना तो बताओ किसके कहने में तुमने हमें धोखा दिया और मेरी डॉल को जहर दे रहे हो? कल भी तुमने ही उसे जहर दिया था। लेकिन उस बॉडीगार्ड ने एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन उनकी आंखें हल्की नम थी जो शायद किसी ने देखी हो। वही आदित्य अभी आगे कुछ बोल पता उससे पहले ही उस इंसान के मुंह में से झाग निकलने लगता है। ये देखकर तो वहां सब हैरान हो जाते हैं, सिर्फ आदित्य को छोड़कर, क्योंकि शायद वो जनता था यही होने वाला है। वही वो बॉडीगार्ड को जब लगता है कि अब उसका बचना मुमकिन नहीं है तो वो हाथ जोड़कर बोलता है, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना मजबूर होगा कि मुझे ये करना पड़े, लेकिन मैंने कभी आपके साथ गलत करने का नहीं सोचा। मैं हमेशा से ही सिर्फ आपके ही वफादार था, हूँ और रहूंगा, लेकिन इन सब के लिए आप मुझे माफ कर दीजिएगा। इसके साथ ही उसकी सांसें बंद हो जाती है। वही ये सब देखकर वहां एक हंसने की आवाज सबके कान पर पड़ती है। जब सबका ध्यान वहां जाता है तो वहां मायरा थी जो ये सब देख समझ जाती है आखिर हुआ क्या है। वही वो जानती थी कि अब वो नहीं बचने वाली है, लेकिन वो अनामिका को भी खुश नहीं रहने दे सकती थी। वही करण को उसका हंसना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो आगे आता है और उसको एक थप्पड़ लगा देता है जिससे मायरा के होंठों के साइड में एक कट लग जाता है। वही करण उसका चेहरा पकड़कर उसे दबाते हुए बोलता है, तू अभी तक जिंदा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू बच जाएगी। नहीं, तुझे तो मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। तूने आरू को बहुत परेशान किया है ना, अब तेरी बारी। वही मायरा को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि वो जानती थी कि अब उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए वो हंसते हुए बोलती है, तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो लेकिन अब मुझसे एक कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब मेरा बचना नामुमकिन है। लेकिन तुम मेरी बात भी कान खोलकर सुन लो, उस अनामिका का मरना तय है, कोई उसे नहीं बचा सकता है, तू सब भी नहीं, क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो उसके दुश्मन कौन है। उसकी जिंदगी ही उसकी मौत की वजह बनेगी, उसकी ताकत, उसकी फैमिली ही उसकी मौत की वजह बनेगी और तुम सब में से कोई उससे नहीं बचा पाएगा। भले ही मैं आज मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं ऊपर उसका इंतजार जरूर करूंगी। वो कभी खुश नहीं रह सकती है, वो मनहूस है, तभी तो सब ने उसे छोड़ किया है। इतने बड़े परिवार के बाद भी वो अकेली है और उन लोगों के होने के बाद भी इसकी ये हालात है। अरे उन्हें तो इसके होने के बारे में भी नहीं पता है, लेकिन ये ऐसे ही मारेगी, ये कभी भी खुद के बारे में नहीं जान पाएगी।
ये बोल वो खतरनाक तरीके से हंसने लगती है, तभी वहां गन शॉट की आवाज चारों तरफ गूंज पड़ती है। ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि आदित्य ने ही मेरा पर चलाई थी। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था ये सब अपनी मोहब्बत के खिलाफ। वही मायरा मरी नहीं थी क्योंकि गोली उसके कंधे पर लगी थी। आदित्य को अभी भी मायरा से बहुत कुछ जानना था, इसलिए उसका अभी जिंदा रहना जरूरी था।